हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन: मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। या यूं कह रहे कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स जो जहां पर लिखा जाएगा वो उसकी फिक्स पोजीशन होगी। तो ये क्यों गया, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये इस तरह से मैट्रिक्स लिया, A11, A12, A13, A14 इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A1N, A21, A22 इस तरह से, A2N, AM1, AM2 अप टू AMN। तो जो ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं रो। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो और ये mth रो है। इसी तरह से अगर वर्टिकल में देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये nth कॉलम। तो ये रो को हम इस तरह से लिखते हैं R1, R1 में फर्स्ट रो, ये सफिक्स फर्स्ट रो के लिए हो गया, और ये सेकंड रो, और इसी तरह से ये mth रो। इसी तरह अगर कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और इसी तरह से ये nth कॉलम। तो रो को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं ये रो होती हैं और ये कॉलम होते हैं। तो जो ये एलिमेंट्स हैं इनको एंट्रीज बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जो ये एलिमेंट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कोई नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी किसी फॉर्म में हो सकते हैं ये। तो जिस तरह से डिफाइन होते हैं, जो भी गिवन है, जो सेट से एलिमेंट आ रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 2 3 1 2 1 3। तो देख सकते हैं ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये एलिमेंट स्मॉल लेटर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ABC कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए मैं इसको B बोल देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स हो गया। तो ये इसकी फर्स्ट रो हो गई R1, ये इसकी सेकंड रो R2। इस तरह से अगर कॉलम की बात करें, ये फर्स्ट कॉलम C1, ये C2, ये C3। तो इस मैट्रिक्स में ये दो रो हैं और ये 3 कॉलम है। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर में हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें ए वैसे हम एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, ये चलो मैं इसका सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ AIJ। ये मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया। IJ
सफिक्स होता है, आई जो होता है ये रो के लिए होता है और जे होता है ये कॉलम के लिए होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ये A11, इट मीन्स ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इस तरह से अगर हम देखें A12 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो इसी तरह से हम सफिक्स को रो और कॉलम के लिए पढ़ते हैं। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं जो इस मैट्रिक्स की बात करें, इसमें हमने नंबर ऑफ रोज लिए m, नंबर ऑफ कॉलम्स लिए हैं n, तो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसको हम m बाई n पढ़ देते हैं, है ना, m बाई n, m क्रॉस n की फॉर्मूला होता है m बाई n पढ़ देते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n। तो ऑर्डर समझ आ गया। हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। तो मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है, इसका मतलब उसमें m रो है और n उसमें कॉलम है, ये उसका ऑर्डर होता है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, चलो 2x3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I plus j by 2। अब देखिए हमें एक 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से गिवन होते हैं, यानी इस फॉर्मूले से बनते हैं। तो जैसे हमें कहा गया है कि इसमें मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो I रो के लिए होता है, J कॉलम के लिए होता है। इसका मतलब है कि जो I की वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 हो सकती है, यानी 1 और 2 हो सकती है। इसी तरह से J की अगर वैल्यू की बात करें, 3 कॉलम है, J कॉलम के लिए होता है, तो J की वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकती है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसी तरह से, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनसे। तो सबसे पहले I को 1 रखते हैं, J को 1 रखते हैं, तो A11 ये हो जाएगा, I की वैल्यू 1 पुट करनी है, J की वैल्यू 1 पुट करनी है फॉर्मूले में, तो 1 + 1 by 2, तो ये होगा 2 by 2, इट मीन्स 1। तो A11 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से A12 1 + 2 by 2, तो ये आ गया 3 by 2। A13 1 + 3 by 2, ये वैल्यू 2 आ गई। A21 2 + 1 by 2, ये 3 by 2 हो गया। A22 2 + 2 by 2, ये 4 by 2 2 आ गया। A23 2 + 3 by 2, तो ये वैल्यू आ गई 5 by 2। तो अब हम जो मैट्रिक्स लिखते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स A है सपोज, तो हम इसके एलिमेंट लिखते हैं। तो A11 फर्स्ट एलिमेंट, A12 A13
A21, A22, A23, इस तरह से इसके एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 की वैल्यू 1, A12 3/2, ये 2, 3/2, 2, 5/2। तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से गिवन होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस किस किस टाइप के होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे इसके नाम से चल रहा है रो मैट्रिक्स, तो एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n होता है। देखिए इसमें केवल एक रो है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें केवल एक रो होती है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है 1 3 5 4, तो देख सकते हैं इसमें केवल एक रो है, तो इसका ऑर्डर कितना है 1/4। इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, तो ये क्या हो गया रो मैट्रिक्स। इसी तरह से सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे हमने रो मैट्रिक्स का, इसी तरह से ये कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक कॉलम होता है। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस 1 इस फॉर्म में होता है, यानी इसमें कॉलम की संख्या एक होती है, केवल 1 होती है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 - 1 3, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें केवल एक कॉलम है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, 1 2 3। हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है, वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें केवल एक कॉलम होता है, रो की संख्या कुछ भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिससे हमने स्क्वायर पढ़ा है ज्योमेट्री में, स्क्वायर क्या होता है, इसकी ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं, ये चारों साइड इक्वल होती हैं, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये जो देखने में बिल्कुल रोटेट करें तो बिल्कुल एक जैसा लगता है ना। तो इसी तरह से अगर हम इसमें मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होता है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम लिखें इसको, कोई एग्जांपल लिखें, मान लीजिए मैं एक ए दे रहा हूं -1 2 5 9, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो देख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में लग रहा है देखने में। इस तरह से मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लूंगा दूसरा 5 -5 3 -7 3 6 2 1 1, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। तो इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो देख सकते हैं ये भी बिल्कुल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal is non-zero and other elements are 0,
जिसका डायगोनल तो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा। अगर हम डायगोनल को नॉन जीरो कह रहे हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स उसके जीरो होते हैं। तो जैसे अगर हम एक डी से मैं इसको डिनोट कर देता हूं, जैसे मैंने लिया -1 2 1, ये डायगोनल तो नॉन जीरो है, बाकी को मैंने जीरो ले लिया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये 3x3 का हमने लिया है, तो इसमें डायगोनल नॉन जीरो है, ये इसका डायगोनल है, मेन डायगोनल होता है, ये नॉन जीरो है, बाकी एलिमेंट सब जीरो होते हैं। इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं, यहीं पर ले लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ध्यान समझिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए हमने 8 से डिनोट कर लेते हैं के के के। देख सकते हैं मैंने एक के जनरल वैल्यू ली है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या हम कहें इन जनरल की कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इक्वल होगा, बाकी सभी जीरो होंगे। तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। के की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, यूनिट होते हैं। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं बहुत बार, जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिट होते हैं, यानी 1 के इक्वल होते हैं। उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट 0 हो, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। देखिए, हम ये जो चैप्टर लेके चल रहे हैं ये हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, ताकि क्योंकि जो हमारा बोर्ड का पैटर्न होता है या जो एग्जाम पेपर होता है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को कवर करें, साथ में कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी करेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, वो सभी, क्योंकि एनसीईआरटी सभी के लिए एक बेस होता है, तो उसको हम फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स होता है जिसके नाम से पता जिसके एलिमेंट जीरो होते हैं, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने इसके सभी एलिमेंट्स जीरो ले लिए, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ये मैंने 3/2 लिया है, या फिर हम 3/3 ले लें। जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट सभी जीरो होते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, कुछ और टाइप्स भी होते हैं, वो भी हम करेंगे। अब बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, एक हमने मैट्रिक्स ए लिया है और एक हमने मैट्रिक्स बी लिया है।
तो हम कहते हैं कि ए और बी इक्वल होंगे यदि इफ order of A and B is same and corresponding elements are सेम या इक्वल कह सकते हैं। यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो दो कंडीशन होती है। पहली कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स, ये ए को मैं सपोज ऑर्डर लेता हूँ 2x2 ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं 2x2 कर लेता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है A11, A12, A21, A22। ये मैट्रिक्स B है, B11, B12, B21, B22। कोई भी ऑर्डर होता है सेम होना चाहिए। अब हमने कहा है कि दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल कब होंगे? जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर तो सेम है। अब सेकंड है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ये फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। दिस इंप्लाइज A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू B21, A22 इज इक्वल टू B22। तो इनके अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई 6, 5, 2, 8। If both these matrices are equal, find x, y, z। x, y, z की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें इक्वल गिवन है दो मैट्रिक्स। तो देख सकते हैं कि क्योंकि इक्वल गिवन है ऑर्डर तो सेम ही होगा वैसे इनका। तो सेकंड कंडीशन होती है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल पुट कर देंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1। सेकंड, ये 2 तो कांस्टेंट है तो नहीं लिखेंगे। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। मैं इसको डायरेक्ट यहीं से सोल्व कर देता हूँ। यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू डायरेक्ट हमें 0 मिल गई। अब यहाँ से देख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स को इस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड की और इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई की
y की वैल्यू में मिल जाएगी सब्स्टिट्यूट करके। तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो 8 के फैक्टर करने हैं जिनका सम 6 हो। 4 टू 8, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 पर करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएंगे, 4 और 2। ये डायरेक्ट दो वैल्यू मिल गई। अब देखिए जब x की वैल्यू हम 4 इफ x इज इक्वल टू 4, तो when x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x को अगर 4 पुट करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4, तो हमें x y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0। देखिए या तो ये और ये सॉल्यूशन होगा या फिर ये और ये सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करते हैं और उनको सोल्व करके वैल्यू अननोन की फाइंड कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये किस तरह से हम अप्लाई करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी। अभी हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने जनरल ऐसे ही दो मैट्रिक्स लिखे हैं। अब बात करें हम एडिशन की। दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं? ए प्लस बी इज डिफाइंड when order of A is equal to order of B। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होता है तब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन करते हैं। यानी दो मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, सेम होगा। और उनको ऐड कैसे करते हैं? जैसे हमने कहा कि जब इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, वहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह जब हम ऐड करते हैं तो हम दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए मैं एग्जांपल ही देता हूं, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 1, एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया है 4 -1 3 4। हम देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 और ये भी 2/2। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। देख सकते हैं ये हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा 1 + 4, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से ऐड करेंगे, थर्ड एलिमेंट को इसको 3 को 3 से ऐड करेंगे, 1 को 4 से ऐड करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5 हो गया। देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो 2 - 1, ये 1 बचेगा, ये 6 हो गया और ये 5। तो ये सम ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड करते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव
ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए मैं कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, तो नेगेटिव का मतलब होता है माइनस लगा देते हैं उसमें, तो ए का नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए, यानी उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का माइनस वन मान लें, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें ये मैट्रिक्स गिवन है ए, मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं 1 3 2 1, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, हम इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस वन का मतलब उसमें पूरे मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है। जब हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो उस स्केलर, क्योंकि माइनस वन स्केलर है, एक रियल नंबर है, तो उस स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में होती है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, तो ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं दो मैट्रिक्स की, तो डिफरेंस का मतलब यही होता है कि जैसे अगर हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, तो बेसिकली ये बी का नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, तो नेगेटिव लेंगे बी का और उसको दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड के लिए हमने रूल पढ़ा है कि हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ए और बी का डिफरेंस लूं तो ये देखिए क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, तो मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, इसी से मैं डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं ए माइनस बी। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस लेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 4 2 माइनस माइनस 1 3 माइनस 3 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस 3 हो जाएगा 0 माइनस 3, तो ये डिफरेंस आ गया दो मैट्रिक्स का। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब करते हैं, मान लीजिए जैसे ए और बी हमें गिवन है, ये हमने लिखे हैं, तो मुझे ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है दो मैट्रिक्स की, तो ये मल्टीप्लाई कब करते हैं, देखिए अभी हमने इनका ऑर्डर नहीं लिखा है क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर लिखेंगे। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब हो सकती है ए और बी, इसमें हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है कि ए पहले है बी पहले, ये बी पहले है, वो बाद में बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये तभी पॉसिबल है, इसको लिखता हूं, इज डिफाइंड व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं, तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अब लिख रहा हूं इसका ऑर्डर, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। तो देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी की, तो अब ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखें कि हमने क्या किया, हमने ये मैट्रिक्स पहले था एन क्रॉस एन, फिर इसकी मल्टीप्लाई की एन क्रॉस पी सेकंड मैट्रिक्स। तो ये जो कॉमन है इसको हम ओमिट कर देते, इसको हटा देते हैं, तो क्या बच गया, ये बच गया एम क्रॉस पी। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है
उसका जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस p होगा। जो बीच में सेम एलिमेंट होता है उसको हटा देते हैं, तो ऑर्डर क्या आएगा, जो ए बी उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। अब हम एक एग्जांपल लेके इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। अब हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं, हमें ए और बी की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर होती है, इक्वल होती है। तो जैसे में कॉलम और इसमें रो इक्वल है तो हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 2 1 1 4 3 4 1 -1 लिख लेते हैं 3 2 -5 3 2। अब इसका एक रूल होता है मल्टीप्लाई करने का। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रो से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करते हैं, फिर इसी तरह से सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 4 जा 12 फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें +1 -4। तो देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉलम में कर दी, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई की है। 3 4 जा 12 1 और ये -4, ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में हो गई। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है सेकंड कॉलम में। अब इसको स्टार्ट करते हैं -9 +2 -20। ये हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में की। अब इसी तरह से हमें थर्ड कॉलम में करनी है। ये 9 +2 +8, ये हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में की। अब ये मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से सेकंड रो की मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम में करनी है। -8 +1 -3। अब सेकंड कॉलम में करेंगे 6 -2 -3 मल्टीप्लाई करें +6 हो जाएगा, +2 -15। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें थर्ड कॉलम में करनी है। -6 +2 +6 -6 +2 +6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 + 1 13 -4 9 -29 +2 -27 11 + 8 19। इसको शुरू करते हैं। -11 + 1 -10 8 -15 -7, ये कैंसिल हो जाएगा, +2। तो ये ए और बी की प्रोडक्ट आ गई। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों, तभी हम उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब ऑर्डर इक्वल हो गए तो हमें क्या करना है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करनी है। तो पहले हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं सभी कॉलम में, फिर सेकंड रो की जितनी भी रो होंगी पहले रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे 1 बाय 1, फिर उसके एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके तब हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। अब बात करें डिवीजन की, तो
दो मैट्रिक्स का डिवीजन डिफाइंड नहीं होता, यानी हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हाँ इतना, अब हम अगर स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, ये मान लीजिए चलो हमने यही दे देते हैं, ये एग्जांपल ए है, और हमें 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है या कहीं 2 से डिवाइड करना, तो ये पॉसिबल है। 1/2 ए लिख सकते हैं, तो क्या करना होगा, या कहीं 2 से डिवाइड करें या कहें कि 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर यहीं पे a/2 लिखा है इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं a/2, क्योंकि यहाँ पे स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं 1/2 इंटू ए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एलिमेंट्स में, तो ये हो जाएगा 3/2, 1/2, 2, -1, 1/2, 3/2। तो हमने सभी एलिमेंट्स में 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिफाइंड नहीं होता। अब हम प्रॉपर्टीज देख देते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहले जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हम पहले एडिशन के लिए बात कर देते हैं। तो फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अगर हम a को b में ऐड कर रहे हैं या b को a में ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देख सकते हैं जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हम उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, और एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे या कुछ फंक्शंस भी कुछ ले सकते हैं, फंक्शंस भी कम्यूटेटिव होते हैं। अगर नंबर्स को मैं ऐड करें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 + 2 वो 3 आएगा, या मैं कहूँ 2 + 1 वो भी 3 आएगा, तो क्या होता है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हम उसको किस ऑर्डर में ऐड करते हैं। तो इसलिए ऐड करने पर ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हम उनको a प्लस बी प्लस सी करें या पहले किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर लें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लें हम पहले बी और सी को ऐड करें, क्योंकि हम क्या करते हैं पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, तो हम पहले बी और सी को ऐड करें, उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको ए में ऐड करें, या हम पहले ए और बी को ऐड कर लें और जो रिजल्टेंट आएगा उसको सी में ऐड करें। क्योंकि नंबर्स हैं, एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना होता है जब हम उसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमें रिजल्टेंट भी वही मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, हम उसके लिए कोई एक मैट्रिक्स ऐसा फाइंड करें कि जब उसको ए में ऐड करें तो हमें रिजल्टेंट ए ही मिल जाए। अब ए मैट्रिक्स है, उसमें मान लीजिए नंबर्स हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें कुछ ऐड करने पर हमें वापस वही मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर होता है कि जिसको ऐड करने पर हमें वही नंबर मिल जाए वापस, होता है 0। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमें उसके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो सम आएगा वो भी वही नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करें, इसको नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, तो हम उसको 0 मैट्रिक्स ऐड करें
तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो को किसी में ऐड करेंगे तो उसका किसी भी फॉर्म में 0+a करें या फिर ये ओ लिखते हैं जीरो मैट्रिक्स के लिए, तो जीरो क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि एडिशन के लिए होती है। जब हम किसी मैट्रिक्स में जीरो को ऐड करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें रिजल्टेंट भी वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, हम कहेंगे कि इसका इनवर्स बी है। यदि हम ए और बी को ऐड करते हैं और जो रिजल्टेंट आए वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अब देखिए अगर हम ए को इधर ले जाते तो क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -a, तो b की वैल्यू क्या आ गई -a, क्योंकि जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस कोई माइनस में आ जाएगा। तो यानी a का इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स -a। इस तरह से अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो जो एडिशन के लिए मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है जीरो मैट्रिक्स और इनवर्स होता है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर ए का इनवर्स फाइंड करने है तो -a क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। देखिए ये ध्यान रखना है, मैं किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा एडिटिव इनवर्स। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे वो अलग होता है वो चीजें, है ना। फिलहाल हम एडिशन के लिए ये सब पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए फर्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। देखिए अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बी ए डिफाइंड ही ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स लिया, इसका मैंने ऑर्डर लिया 2×3 और बी का मैंने ऑर्डर लिया 3×3, तो देख सकते हैं ए भी डिफाइंड है, ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब बी ए की बात करेंगे तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ए में नंबर ऑफ रोज 2 है, तो बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो इक्वल होना तो बाद की बात है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। अब बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है यदि ये दोनों साइड डिफाइंड हो। अगर दोनों साइड डिफाइंड होंगी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, क्योंकि देखिए ये सेम ऑर्डर में है, ऑर्डर तो चेंज नहीं हो रहा इसका, ए बी के बाद सी ए बी सी, है ना। तो ये
अगर ये डिफाइंड है, हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड अगर डिफाइंड है तभी हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव है। ये होंगी ओब्वियसली अगर डिफाइंड होंगी तो। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिशन की बात की थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जब हम उसकी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्टेंट वही मिल जाए वापस। तो ऐसा मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। तो A इंटू आई या I इंटू ए इज इक्वल टू ए। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स मिल जाता है। हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए, देखिए मैं एक एग्जांपल करता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 1 3 -1। ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। 1 0 0 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। A इंटू आई 2 3 1 -1 1 0 0 1। देख सकते हैं हम रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो इस रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, 1 की मल्टीप्लाई 0 में, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 3, ये 0 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई ये 0, ये -1। तो हम देख सकते हैं हमें रिजल्टेंट एक एक कॉलम मिल गया है। तो इसी तरह से चाहे ए आई करें या आई ए करें, ये उसी के कॉल आता है। तो आई क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इनवर्स की। देखिए, इनवर्स इसका डिफाइंड नहीं करते हम। अब बात करते हैं इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मान लीजिए, जैसे हमने एडिशन में कहा था, जब हम दो मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट में आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं, हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में करें, ए बी करें या बी ए करें, किसी भी ऑर्डर में करें, रिजल्टेंट हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी की होती है मल्टीप्लिकेशन की आई। तब हम कहते हैं कि बी इज एन इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए। इसको हम ए इनवर्स लिखते हैं और ये यूनिक होता है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी यूनिक होता है और इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। यानी एक मैट्रिक्स के लिए केवल एक ही इनवर्स हो सकता है, एक एलिमेंट के लिए। क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं इनको। एक एलिमेंट के लिए, एक मैट्रिक्स के लिए एक ही इनवर्स होगा। इसी तरह एक सेट के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। सेट का मतलब सेट ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए एक ही एलिमेंट होता है। अब इसको इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे बाद में। अब नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो देखिए, पहले हमने एक मिनट बी प्लस में सी में किया, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी। ये इक्वल होता है अगर ये दोनों साइड डिफाइंड हो। अगर दोनों इक्वल साइड डिफाइंड होती हैं तब हम कहते हैं दोनों सेटिस्फाई करेगा उसको। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर टू मैट्रिसेस एक्स एंड वाई
गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3002। फाइंड मैट्रिसेस x एंड y। हमें दो मैट्रिसेस का सम दे रखा है और डिफरेंस गिवन है, हमें दोनों मैट्रिक्स फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सिंपली हम जैसे इक्वेशंस को सोल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको सोल्व करते हैं। एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देख सकते हैं एक प्लस वाई है और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू। अब ऐड करेंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो 7 प्लस 3 ये 10 हो गया, ये 0, ये 2 और ये 8 हो गया। अब इस 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 10 2 0 8। 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, इसमें सॉरी मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा 5 0 1 4। अब हम ऐसा कर सकते हैं, या तो इसको सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू फाइंड कर दे या x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे। जब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम राइट हैंड साइड में देंगे माइनस हो जाएगा, तो देख सकते हैं y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7205 माइनस 5104 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 2 7 माइनस 5 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को करेंगे 0 1 1, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इक्वेशन की फॉर्म में ही इनको सोल्व करके मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 1 3 1 2 3, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम की जगह पर लिख देते हैं और कॉलम को रो की जगह पर लिख देते हैं। सो ट्रांसपोज को हम इस तरह से डैश लगा देते हैं, या टी लिख सकते हैं ऊपर, तो मैं डैश यूज कर रहा हूँ, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, या तो टी होता है या डैश लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम की और कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 1 3 1 2 3, तो देख सकते हैं जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम। वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना था 2/3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए डैश है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इस तरह से मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं ट्रांसपोज की। फर्स्ट ए प्लस बी, अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें और हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको हमें ट्रांसपोज करना है, इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, या फिर हम उसको पहले ट्रांसपोज कर दें और फिर उनको ऐड कर दें, तो वो इक्वल होता है, यानी ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। और यही प्रॉपर्टी डिफरेंस के लिए भी होती है, ए डैश माइनस बी डैश। लेकिन जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं ए बी डैश, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है बी डैश ए डैश। तो हमें ये ध्यान रखना है, एडिशन में एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें, ए डैश प्लस बी डैश उसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए बी डैश ए डैश हो जाता है, हम उसको यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ
टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, तो उसमें से ट्रांसपोज के लिए भी होते हैं। इसमें एक टाइप होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चूंकि देखिए यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 2 क्रॉस 3 होता है, 3 क्रॉस 2 होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। और ये दो मैट्रिक्स का इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, तो इसका मतलब इंटरचेंज करने पर भी ऑर्डर सेम रहना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। तो हम इसका एग्जांपल करते हैं। देखिए हमने एक मैट्रिक्स दिया है, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। यहीं पे कर देते हैं। फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है 1 3 2, सेकंड रो को हमें सेकंड कॉलम में लिखना है 3 5 -1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 -1 3। तो हम देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं A = A'। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स A है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होता है। A' = -A, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है, तब उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, अब हमें इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखिए A' में क्या करेंगे, रो को कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो बनेगी फर्स्ट कॉलम 0 2 3, सेकंड रो बनेगी सेकंड कॉलम -2 0 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिखेंगे, तो -3 -1 0। अब यहां से इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे या -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो A' माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया ये A के इक्वल आ गया। तो A' क्या आ गया यहाँ से = -A। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो A मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस में तो इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं हमेशा। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, और जो बाकी ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, तो इस तरह से ये नेगेटिव होते हैं दूसरे को, वो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब इसकी कुछ थ्योरम्स होती हैं। अब हम थ्योरम करते हैं। कोई
मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, तो फिर हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। अब इसको हम स्टार्ट करें। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, डायरेक्ट उसी फॉर्म में हो जाता है ये ए डैश। और देखिए जब रो को कॉलम इंटरचेंज किया फिर वापस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये ए के इक्वल हो जाएगा। और मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। देख सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, तो ए क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो ए माइनस ए डैश, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। तो ये आ गया ए डैश माइनस ए। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश। तो देख सकते हैं ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है, तो ए माइनस ए डैश क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब एक थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तो प्रूफ नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। देखिए ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो अगर हम कहें कि ए प्लस ए डैश बाई 2 ये भी सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से हम कहें कि ए माइनस ए डैश बाई 2 ये भी सिमेट्रिक होगा। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो एलसीएम आ गया ए प्लस ए डैश प्लस ए प्लस ए डैश, सॉरी डैश है ना ये, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कैंसिल, 2a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये ए। तो इसमें जो मैट्रिक्स ए है उसको हम इस तरह से सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स ए गिवन है 4 3 5 7 2 3 कुछ भी ले लेते हैं एलिमेंट -6 4 2। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमें इसे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, 4 3 5 7 2 3 -6 4 2। तो
हमें ऐड करना है, एक बार डिफरेंस लेना है। तो ए प्लस सी डैश फाइंड कर देते हैं। मैं डायरेक्ट इनको ऐड करके लिख रहा हूँ, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ये 8 हो गया, 10 -1, ये 10, 4, 7 -1, 7 और ये 4। देख सकते हो अगर इसको रो को इंटरचेंज करेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 लेना है। तो इसको मैं P बोल देता हूँ, 1/2 A प्लस A डैश। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4, 5 -1/2, 5, 2, 7/2, -1/2, 7/2, 2। अब A माइनस A डैश लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो ये 0, 3 - 7 ये -4 हो गया, 5 ये +6 11 हो जाएगा, 7 - 3 4 0, 3 - 4 -1, 6 ये -11, 4 - 3 1 और ये 0। अब इसको फिर 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं Q बोल देता हूँ, 1/2 A माइनस A डैश। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 0 -2 11/2, 2 0 -1/2 -11/2 1/2 0। तो ये P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसको A को P + Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें गिवन है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसके नेगेटिव के इक्वल होता है तब हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि C है, लेट C = AB - BA। तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो C डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB - BA डैश। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ये डिफरेंस एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, इनका डिफरेंस का ट्रांसपोज। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB डैश - BA डैश। फिर हम इसमें प्रोडक्ट की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश। अब हमें गिवन है A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब वो क्या होता है कि उनका ट्रांसपोज उनके इक्वल होगा। गिवन दैट A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B, ये हमें गिवन है। तो अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो B डैश को हम B पुट कर देंगे और A डैश को A पुट कर देंगे। तो C डैश हो जाएगा यहाँ से BA माइनस AB। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस AB माइनस BA। देख सकते हैं C के इक्वल आ गया, तो ये आ गया माइनस C। तो C डैश माइनस C के इक्वल आ गया। तो C क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे उम्मीद है कि मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और ये जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है आपको समझ आ गई होगी।
अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।